हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो आज की क्लास से बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। इसका दूसरा नाम बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम भी होता है। बेटा ये वो चैप्टर है जो दिखने में काफी छोटा चैप्टर है। जैसे बात करें हम, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कुछ इसी तरह से ही बेटा ये वाला चैप्टर है। दिखने में छोटा लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत इजी है, स्किप कर देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर हमें इसमें फंसा लेता है बेटा। तो आज इस चैप्टर को समझेंगे, क्या बात करता है क्लबिंग ऑफ इनकम। चलिए शुरू करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम एंड इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम की जरूरत क्या पड़ी, क्या नीड थी कि इनकम टैक्स एक्ट जो है सेक्शन नंबर 60 से सेक्शन नंबर 64 तक लेके आया। तो समझिए बेटा, असेसी क्या किया करता था। असेसी अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस करने के लिए जो उसकी इनकम हुआ करती थी बेटा, उसे वो डाइवर्ट कर दिया करता था। से बात करें एक इंडिविजुअल की बेटा, सपोज उसकी जो टोटल इनकम है वो है ₹6 लाख। तो इस केस में बेटा वो 6 लाख उसकी इनकम हो गई है। 6 लाख इनकम होने की वजह से जो उस पर स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा वो 20% वाला हो जाएगा। तो इस केस में असेसी क्या करता है, अपनी 1 लाख जो इनकम है वो डाइवर्ट कर देता है, यानी किसी अपने रिलेटिव्स को, जैसे स्पाउस है या चिल्ड्रन है या ब्रदर है सिस्टर, उनको बेटा ये ट्रांसफर कर देता है, डाइवर्ट कर देता है अपनी इनकम। जिस वजह से असेसी के हैंड में बेटा क्या हो जाएगा, असेसी के हैंड में सिर्फ 5 लाख तक इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, और 1 लाख की जो ये इनकम है जो उसने अपने रिलेटिव को डाइवर्ट की है या ट्रांसफर की है, उनके हैंड में बेटा वो टैक्सेबल नहीं होती थी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो टोटल इनकम हुआ करती थी वो 2,50,000 से कम हुआ करती थी। तो ऐसे जो है असेसी ने बेटा इनकम टैक्स से बचने के लिए ये सारी ट्रांजेक्शन करना शुरू किया। तो फिर इनकम टैक्स एक्ट ने इन सभी ट्रांजैक्शन को कर्ब करने के लिए क्लबिंग के प्रोविजन लेके आए, जो कि सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 64 में है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। नंबर 1, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन असेसीज टोटल इनकम। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60। सेक्शन 60 बात करता है बेटा कि अगर कोई पर्सन जो है ट्रांसफर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट। कौन सी एसेट, जिससे ये इनकम अराइज हो रही है, तो ये जो इनकम है उस असेसी की टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर्स द इनकम फ्रॉम एनी एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट itself, such income is to be included in the total income of transferor। ठीक है बेटा। इट इज इमेटेरियल वेदर द ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इररिवोकेबल। ये मैटर नहीं करता कि ट्रांसफर रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है, या ये जो इनकम ट्रांसफर की गई है कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी जो प्रोविजन आए हुए हैं बेटा क्लबिंग के, उस प्रोविजन को आने से पहले उसने ट्रांसफर कर दिया है, ये मैटर नहीं करता। अगर वो सिंपल ट्रांसफर कर रहा है इनकम का विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, तो जो ट्रांसफरर है उसके हैंड में ये इनकम इंक्लूड की जाएगी ही की जाएगी। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि सर ये रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है। तो समझिए, सेक्शन 63 डिफाइन करता है बेटा रिवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है। ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल इफ it contains any provision for the retransfer directly or indirectly of the whole or any part of the income or asset to the transferor। कहना क्या चाहता है लॉ बेटा, देखिए रिवोकेबल का मतलब है कि ट्रांसफर में बेटा कोई भी ऐसा प्रोविजन है, या तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, या पूरी एसेट के लिए हो या इनकम के लिए हो, या पार्ट ऑफ द एसेट्स हो या पार्ट ऑफ द इनकम हो। रीट्रांसफर के प्रोविजन अगर उन सब के रिगार्डिंग है तो ये क्या रिवोकेबल ट्रांसफर। लेमैन के वर्ड्स में समझे बेटा, रिवोकेबल का मतलब होता है कैंसिलेशन, यानी जो ट्रांसफर किया है ट्रांसफरर ने वो किसी भी टाइम कैंसिल हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, रिवोकेबल। साथ ही लॉ बात करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो रहा है, पूरी एसेट के लिए हो रहा है या पार्ट ऑफ द एसेट के लिए हो रहा है, या होल ऑफ द इनकम के लिए हो रहा है या पार्ट ऑफ द इनकम के लिए हो रहा है, तब भी वो बेटा रिवोकेबल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इट गिव्स इन एनी वे टू द ट्रांसफरर अ राइट टू रिज्यूम पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और द एसेट्स। देखिए, ट्रांसफर को डीम टू बी रिवोकेबल माना जाएगा। सेकंड केस, अगर ये जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफरर को राइट देता है, कैसा राइट देता है बेटा, रिज्यूम करने का पावर, जो उसके पास पावर थी एसेट के रिगार्डिंग या इनकम के रिगार्डिंग, वो रिज्यूम कर रहा है, चाहे डायरेक्टली कर रहा है या whether it is directly or indirectly, या for whole of the income और part of the income, या for whole of the assets और part of the assets। तो ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा बेटा,
रिवोकेबल ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। सपोज मिस्टर ए जो है confers the right to receive rent in respect of his house property to his wife Mrs. A। मिस्टर ए जो है बेटा उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी पर जो रेंट रिसीव होता है इस राइट को वो अपनी वाइफ को बेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी है उसे ट्रांसफ़र नहीं करते वाइफ को। तो इस केस में लॉ बात करता है ये जो रेंट रिसीव कर रही है मिसेस ए ये क्लब हो जाएगा विद द इनकम ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। मिस्टर वत्सन हैज ट्रांसफर्ड थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए गोडाउन टू हिज सन विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन। मिस्टर वत्सन जो है बेटा एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो इनकम अराइज हो रही है बेटा उन्हें गोडाउन से उस इनकम को सन को जो है बेटा ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन, गोडाउन को बट ट्रांसफर नहीं करते। तो इस केस में जो रेंटल इनकम है गोडाउन की किसके हैंड में चार्ज हो जाएगी, यानी किसके हैंड में टैक्सेबल होगी बेटा। तो सेक्शन 60 हमने पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा कि जहां पर ट्रांसफर की जा रही है इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, तो उस केस में जो इनकम होती है एसेट से वो इंक्लूड की जाती है इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मिस्टर वत्सन के हैंड में ही बेटा जो गोडाउन की इनकम है वो इंक्लूड की जाएगी। चलिए बात करते हैं अब सेक्शन नंबर 61 की, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। जैसे कि बेटा हमने समझा था रिवोकेबल का मतलब, तो लॉ बात कर रहा है कि अगर रिवोकेबल ट्रांसफर किया जा रहा है एसेट का तो उस केस में भी जो ट्रांसफरर है उसके हैंड में बेटा वो इनकम क्या कर दी जाएगी, इंक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए एक बार बॉक्स में जो नोट बना हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। This clubbing provision will operate even if only part of income of the transferred asset has been applied for the benefit of the transferor। देखिए क्या बात करता है लॉ बता रहा है कि जो क्लबिंग के प्रोविजन है ये अप्लाई हो जाएंगी भले ही जो ट्रांसफर्ड एसेट है उसका केवल पार्ट ऑफ द इनकम जो है बेटा ट्रांसफरी को दिया जा रहा है, तब भी उस केस में बेटा क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। वंस द ट्रांसफर इज रिवोकेबल the entire income from the transferred asset is includable in the total income of the transferor। एक बार बेटा ट्रांसफर रिवोकेबल हो गया तो पूरी की पूरी जो इनकम है बेटा उस ट्रांसफर्ड एसेट की वो इंक्लूड कर ली जाएगी ट्रांसफरर की टोटल इनकम में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की जहां पर क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। सेक्शन 62 बात करता है exceptions where clubbing provisions are not attracted even in case of revocable transfer। जहां पर बेटा रिवोकेबल ट्रांसफर हो रहा है तब भी क्लबिंग के प्रोविजन बेटा उस केस में अट्रैक्ट नहीं होंगे। देखिए कौन कौन से ऐसे केसेस हैं। सेक्शन 61 will not apply to any income arising to any person in the following cases। सेक्शन 61 कौन सा था बेटा, सेक्शन 61 जो बात करता था रिवोकेबल ट्रांसफर की, कि अगर रिवोकेबल ट्रांसफर हो रहा है एसेट का तो जो इनकम अराइज होती है उस एसेट की वो ट्रांसफरर के हैंड में ही इंक्लूड की जाएगी। ये सेक्शन 61 बात करता था। तो सेक्शन 62 एक्सेप्शन बता रहा है सेक्शन 61 की कि सेक्शन 61 अप्लाई नहीं होगा किस केस में। नंबर 1, ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी और द ट्रांसफरी। देखिए जो ट्रांसफर की जा रही है इनकम तो बेनिफिशियरी की लाइफ टाइम में अगर वो ट्रांसफर बेटा रिवोकेबल नहीं होता तो उस केस में क्या है, उस केस में जो ट्रांसफरर ने इनकम ट्रांसफर की है वो उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। उन केसेस की यहाँ पर बात की जा रही है। इफ देयर इज ए ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी and in case of any other transfer not revocable during the lifetime of the transferee, the income from the transferred asset is not includable in the total income of the transferor provided the transferor derives no direct or indirect benefit from such income। देखिए क्या बात करता है लॉ, एक एग्जांपल से समझते हैं। लॉ बात करता है बेटा सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर ए बेटा अपनी इनकम का कुछ पोर्शन, सपोज उनकी टोटल इनकम है 10 लाख और 2 लाख रुपीस क्या करते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं बेटा, एक ट्रस्ट बनाते हैं और उस ट्रस्ट को ये ट्रांसफ़र करते हैं अपनी इनकम, और ट्रस्ट की जो बेनिफिशियरी है वो है उनकी डॉटर। ठीक है, तो लॉ यहाँ पर बात करता है ये जो 2 लाख रुपीज़ मिस्टर ए ट्रांसफ़र कर रहे हैं ट्रस्ट को अपनी डॉटर के लिए, बेनिफिशियरी के लिए, तो उस केस में ये जो ट्रांसफ़र की गई है इनकम इसे बेटा
इंक्लूड नहीं किया जाएगा मिस्टर ए के हैंड्स में अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नंबर वन क्या है बेटा, ये जो ट्रांसफ़र है ये बेटा इररिवोकेबल होना चाहिए, यानी ट्रांसफ़र रिवोक नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी। डॉटर की जो लाइफ टाइम है उस पूरे लाइफ टाइम में ये ट्रांसफ़र जो है बेटा रिवोकेबल नहीं होना चाहिए। प्लस सेकंड कंडीशन बात करती है कि मिस्टर ए को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए उस इनकम से। लेकिन बेटा अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन वॉयलेट हो जाती है, इस केस में बेटा मिस्टर ए के हैंड में ये 2 लाख रुपीस इंक्लूड कर लिए जाएंगे। जैसे रिवोकेबल हो जाए ट्रांसफर, या मिस्टर ए को कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलने लगे उस इनकम से, तो उस केस में बेटा 2 लाख रुपीस जो है मिस्टर ए की टोटल इनकम में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर मेड बिफोर अप्रैल 1, 1961 एंड नॉट रिवोकेबल फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स। लो यहाँ पर बात कर रहा है बेटा कि ट्रांसफर किया जा रहा है बिफोर 1 अप्रैल 1961 और जो ट्रांसफर है बेटा वो रिवोकेबल नहीं है फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स। 6 सालों से ज्यादा के पीरियड के लिए वो रिवोकेबल नहीं है ट्रांसफर। तो उस केस में लॉ बात करता है कि ये जो ट्रांसफर किया गया है उससे होने वाली इनकम जो है ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड नहीं की जाएगी। लेकिन कंडीशन एक है, प्रोवाइडेड क्या, जो ट्रांसफरर है उस इनकम से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट ना ले रहा हो। ठीक है बेटा, समझ आ गया। इन दोनों ही केसेस में मैं आपको बता दूं, जिस दिन अगर पावर टू रिवोक आ जाती है यानी इररिवोकेबल हो जाता है ट्रांसफर, तो उस केस में बेटा इनकम जो है ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड कर ली जाएगी। समझ आ गया बेटा। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन इंडिविजुअल्स टोटल इनकम। केस नंबर 1, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस। अब क्लबिंग की जा रही है बेटा इनकम जो स्पाउस को मिल रही थी, लेकिन क्लबिंग किसके हैंड में की जा रही है, इंडिविजुअल के हैंड में। इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सेक्शन 64(1)(ii). रेम्यूनरेशन रिसीव कर रही है बेटा उस स्पाउस एक कंसर्न से, और उस कंसर्न में इंडिविजुअल का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो उस केस में क्या होगा देखिए, remuneration in cash or kind to spouse from a concern in which the individual has substantial interest to be clubbed। लॉ बात कर रहा है बेटा कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल एक कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान करिए। अगर कंपनी है तो इंडिविजुअल ने एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ शेयर्स उसने होल्ड कर रखे हों, और अगर अदर देन कंपनी है उस केस में जो कंसर्न का प्रॉफिट है उसका 20% जो है बेटा कम से कम इंडिविजुअल रिसीव करता हो। ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ये हमने समझा था। तो इंडिविजुअल क्या करता है बेटा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है एक कंसर्न में, ठीक है, और उसी कंसर्न में उसकी जो स्पाउस है बेटा वो भी काम करती है। ठीक है, तो लॉ बात कर रहा है कि ये जो स्पाउस को मिलने वाली रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन भले ही ये कैश में मिले बेटा या काइंड में मिले, ये किसके हैंड में इंक्लूड कर दी जाएगी, ये इंडिविजुअल के हैंड में इंक्लूड कर दी जाएगी। इस सिचुएशन की बात की जा रही है। ठीक है, in computing the total income of any individual, all such income which arises directly or indirectly to the spouse of such individual by way of salary मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, या कोई फीस मिल रही है, या रेम्यूनरेशन का किसी भी तरह का नेचर, whether in cash or in kind, कैश में मिले या काइंड में, from a concern in which such individual has a substantial interest shall be included in the hand of individual। ये बात करता है बेटा सेक्शन। देखिए बेटा इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बात करेगी, एक्सेप्शन बताएंगी कि क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे भले ही इंडिविजुअल का कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। तो उस केस में स्पाउस के हैंड में ही इनकम टैक्सेबल की जाएगी। कैसे की जाएगी, देखिए लॉ बात करता है कि अगर इंडिविजुअल की जो स्पाउस है वो क्या है, उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उस केस में जो रेम्यूनरेशन मिल रही है बेटा स्पाउस को, स्पाउस के हैंड में ही ये बेटा टैक्सेबल की जाएगी या उसकी टोटल इनकम में ही बेटा ये इंक्लूड की जाएगी। सेक्शन 64 की एक्सेप्शन ये बात करते हैं। ठीक है, समझ आया। जैसे बात करते हैं बेटा, सपोज इस केस में जो इंडिविजुअल है वो बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस कंसर्न में इनकी जो स्पाउस है वो सिंपल बेटा ग्रेजुएट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पाउस को बेटा रेम्यूनरेशन रिसीव हो रही है वो किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी,
वो किसके हैंड में इंक्लूड की जाएगी? इंडिविजुअल के हैंड में ही इंक्लूड की जाएगी। अगर इनकी जो वाइफ है सपोज ग्रेजुएट ना होकर ये सीए होती या सीएम में होती या सीएस होती या बेटा इंटेक किया होता या बीटेक किया होता या बेटा ये कोई आर्किटेक्ट होती, तो उस केस में इनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी या टेक्निकल क्वालिफिकेशन थी, तो उस केस में जो इन्हें रेम्यूनरेशन देती कंसर्न वो स्पाउस के हैंड में ही इंक्लूड की जाती, इंडिविजुअल के हैंड में इंक्लूड नहीं की जाती। ये रेम्यूनरेशन की बात करती है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं कंसर्न में तो क्या होगा? तो लॉ बात करता है उस केस में such income will be includable in the hands of that spouse whose total income excluding such income is higher। देखिए लॉ बात करता है कि उस केस में उस पर्सन के हैंड में इनकम इंक्लूड की जाएगी जिसकी इनकम जो है हायर है एक दूसरे से। जैसे देखे एक पर्सन है बेटा मिस्टर रमेश, ठीक है, और इनकी वाइफ है सुनिधि। अब देखिए अब बी एंड कंपनी एक कंपनी है बेटा जिसमें मिस्टर रमेश ने जो है 30% शेयर होल्डिंग की हुई है और सुनिधि ने जो है 25% शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब मिस्टर रमेश की जो टोटल इनकम है वो है बेटा ₹10 लाख पर एनम और सुनिधि की जो टोटल इनकम है वो है बेटा 8 लाख रुपीस पर एनम। ठीक है बेटा, तो इस केस में लॉ बात करता है अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों एक कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं तो क्लबिंग जो की जाएगी किस इंडिविजुअल के हैंड में की जाएगी? जिसकी इनकम बेटा हायर हो। तो इन दोनों में इनकम हायर किसकी है? इनकम है किसकी? मिस्टर रमेश की। तो 8 लाख रुपीस जो है बेटा मिस्टर रमेश के हैंड में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर अगर सुनिधि जो है कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन पोजेस करती तो उस केस में क्या होता? उस केस में बेटा इनकम इंक्लूड नहीं की जाती भले ही दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते। ठीक है, समझ आ गया? चलिए बेटा नेक्स्ट, वेयर एनी सच इनकम इज वंस इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ईदर स्पाउस, income arising in the succeeding year shall not be included in the total income of the other spouse unless the AO is satisfied। तो लॉ बात कर रहा है कि अगर एक बार क्लब कर दिए गई इनकम ईदर ऑफ स्पाउस, यानी हमारे एग्जांपल में रमेश के हैंड में कर दी गई बेटा ये क्लब, तो लॉ बात करता है कि सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में ये जो क्लबिंग है वो चेंज नहीं की जा सकती अनलेस AO जो है वो सेटिस्फाई ना हो। यानी अगर क्लबिंग आप रमेश के हैंड में नहीं सुनिधि के हैंड में करना चाहते हैं अगले प्रीवियस ईयर में, उस केस में लॉ बात करता है AO जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक एग्जांपल की। आइए, मिस्टर ए होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25% वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड। मिस्टर ए के पास शेयर्स हैं बेटा एक्स लिमिटेड के जिसमें वो 25% वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। Mrs. A is working as a computer software programmer in X Limited at a salary of 30,000 rupees per month। Mrs. A जो है उसी कंसर्न X Limited में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के रूप में कार्यरत है और उन्हें जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 30,000 रुपीज़ पर मंथ। शी इज़ हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, लेकिन वो बेटा वो क्वालिफाइड नहीं है जॉब के लिए, फिर भी उन्हें 30,000 रुपीज़ पर मंथ दे दिए जाते हैं। द अदर इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिज ए आर 7 लाख तो है मिस्टर ए की इनकम और 4 लाख है मिसिज ए की अदर इनकम रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट द GTI ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिज ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। चलिए बेटा स्टेटमेंट बनाइए। सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ये हम स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा। ठीक है, पर्टिकुलर्स और राइट में आएगी बेटा हमारी अमाउंट, ये आ गई हमारी अमाउंट रुपीज़ में। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि मिस्टर ए के पास जो है 25% वोटिंग पावर है एक्स लिमिटेड की, यानी मिस्टर ए बेटा एक्स लिमिटेड कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। आंसर इज यस। क्या उनकी जो वाइफ है उनके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है बेटा और वो फिट भी नहीं है उस जॉब के लिए।
ना ही बेटा उनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की तरह वो काम कर रही है वहां पर। लेकिन आगे क्या बताया उन्होंने, शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, यानी वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं है, सिर्फ काम कर रही है एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, कोई डिग्री नहीं है उनके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की, यानी ना ही उनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना ही कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों की इनकम देखिए, मिस्टर ए की अदर इनकम 7 लाख है और मिसिज ए की अदर इनकम 4 लाख है। दोनों में हाइयर कौन है, मिस्टर ए की इनकम। तो ये जो 30,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं मिसिज ए को, ये किसके हैंड में क्लब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मिस्टर ए के हैंड में। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ इनकम अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। कितनी सैलरी में इनकम रिसीव हो रही है बेटा, मिसेस ए सैलरी, हम ऐसे लिखेंगे इसे। कितनी रिसीव हो रही है सैलरी, 30,000 रुपीज़ पर मंथ, 30,000 इंटू 12 कितना है बेटा, 3,60,000 हो गया ये, ठीक है। लेकिन याद करिए बेटा, सैलरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA। आप सिंपल इसे 16 भी लिख सकते हैं, इन केस आपको ये सब सेक्शन याद ना हो तो सिंपल आप 16 लिख दीजिए। उस केस में सेक्शन 16 की डिडक्शन क्या बात करती थी कि एक्चुअल सैलरी और ₹50,000 विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगी उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाया करती थी। तो 50,000 और 3,60,000 में कौन सी कम है, 50,000 है, रिड्यूस कर दीजिए 50,000, कितना आया बेटा, ये आया 3,10,000, ठीक है। अब अदर इनकम देखिए, मिस्टर ए की अदर इनकम दी हुई है, अदर इनकम कितनी है बेटा, 7 लाख। तो टोटल कितनी हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर ए की 10,10,000, ठीक है। ये क्या हो गई, मिस्टर ए की ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है बेटा। ऐसे आपको करना है सिंपल। चलिए, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसिज ए वॉज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, अगर मिसिज ए क्वालिफाई है जॉब के लिए तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा, आंसर इज यस। तो उस केस में बेटा क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी मिस्टर ए की वो 7 लाख ही रहेगी। लेकिन मिसिज ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 3,10,000 प्लस 4 लाख, कितने हो गए, 7,10,000 हो जाएंगी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेक्शन 64(1)(4 की, जो बात कर रहा है कि अगर स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के असेट ट्रांसफर की जा रही है तो उस केस में कैसे क्लबिंग के प्रोविजन होंगे। इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, सेक्शन 64(1) क्लॉज 4। सेक्शन 64(1)(4 हम इसे बोल दिया करते हैं बेटा ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर किया जा रहा है बेटा एसेट का, लेकिन ध्यान देना अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट केस बात कर रहा है बेटा ट्रांसफर की जा रही है एसेट, एसेट कौन सी, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। सपोज बात करें शेयर्स हैं एसएससी के पास, डिबेंचर्स हैं, कैश दे रहा है, तो ये सब क्या बेटा, ये असेट है, ठीक है, इनके ट्रांसफर की बात की जा रही है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी नहीं। वेयर देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एन असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन स्पाउस टू अदर, एक स्पाउस से अदर, यानी इंडिविजुअल अपने स्पाउस को दे रहा है, कोई असेट का ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और अदरवाइज, देन इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, एनी इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी स्पाउस फ्रॉम द ट्रांसफर्ड असेट either directly or indirectly shall be included इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर स्पाउस। देखिए लॉ क्या बात कर रहा है, लॉ बता रहा है, सपोज बेटा एक इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसफर कर रहा है असेट का, ठीक है, असेट का ट्रांसफर कर रहा है और असेट क्या है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। किसे ट्रांसफर कर रहा है, अपनी स्पाउस को ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है बेटा। तो उस केस में लॉ बात करता है कि अगर ये ट्रांसफर किया गया है नंबर 1 इन एडिक्वेट कंसिडरेशन पर, या ये ट्रांसफर किया जा रहा है विदाउट मेकिंग एनी एग्रीमेंट टू लिव
अपार्ट, तो उस केस में ये जो एसेट है इससे होने वाली जो इनकम है बेटा वो किसकी इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी, वो ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड कर ली जाएगी। लो ये बात कर रहा है बेटा, ठीक है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है बेटा, जो एडिक्वेट ना हो, प्रॉपर ना हो, जो एफएमवी से वेरिएंस पर हो, यानी जो एफएमवी है उससे कम प्राइस पर कर रहा है वो, तो ये क्या है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। दूसरा, विदाउट मेकिंग एनी एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी आपस में स्पाउस और इंडिविजुअल ने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाया कि वो आज से या अब से साथ में नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो अगर बेटा दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफर की जा रही है एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, या विदाउट मेकिंग एनी एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो उस केस में जो इनकम अराइज होगी उस असेट से वो ट्रांसफरर के हैंड में क्लब कर दी जाएगी। दूसरी बात क्या करता है लॉ, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है। इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी द प्रोविजंस आर कंटेन इन सेक्शन 27। याद करिए बेटा, डीम्ड ऑनरशिप का कंसेप्ट, वहां पर मैंने आपको बताया था क्लबिंग के प्रोविजन जब हम पढ़ेंगे तो मैं लिंक कराऊंगा। लॉ क्या बात करता था वहां पर कि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ ट्रांसफर की जा रही है हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को, या विदाउट मेकिंग एनी एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो उस केस में जो ट्रांसफरर है वो क्या होगा बेटा, डीम्ड ऑनर होगा उस हाउस प्रॉपर्टी का, और उस हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होगी किसके हैंड में टैक्स की जाएगी, ट्रांसफरर के हैंड में टैक्स की जाएगी। डीम्ड ऑनरशिप का वहां पर कंसेप्ट लगता है। तो बेटा क्रक्स क्या निकल के आया, दोनों जो हमने क्लॉजेस पढ़े उनका क्रक्स ये निकल के आया कि अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो वहां पर सेक्शन 27 अट्रैक्ट होगा, ना कि सेक्शन 64। और अगर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी कोई असेट ट्रांसफर की जा रही है तो उस केस में सेक्शन 64 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट। अब देखिए लॉ क्या बात कर रहा है इस केस में, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए, और इनके पास है बेटा डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, डिबेंचर्स है और उस पर इन्हें इंटरेस्ट जो रिसीव होता है वो होता है बेटा 1 लाख का। ठीक है बेटा, अब इन्होंने ये जो डिबेंचर हैं अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दिए बेटा विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो उस केस में लॉ क्या बात किया करता है बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा, ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये मिस्टर ए की टोटल इनकम में क्लब की जाएगी, ये हमने पढ़ा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा स्पाउस ने क्या किया, स्पाउस तो इंटेलिजेंट होती है, उन्हें लगा कि हस्बैंड ने आज खुश होकर दे दिया है डिबेंचर, कल को ये वापस ले सकते हैं, तो बेटर ये है कि जितनी भी आज इनकम रिसीव हो रही है उसे कुछ इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये जो 1 लाख का उन्हें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था उन्होंने बेटा फर्दर इसके कुछ डिबेंचर खरीद लिए। ठीक है, फर्दर उन्होंने डिबेंचर परचेज कर लिए, और डिबेंचर जो परचेज किए उन डिबेंचर पर इनकम रिसीव होने लगी बेटा ₹50,000 की। ठीक है, तो लॉ यहां बात करता है कि मिस्टर ए के हैंड में इनकम जो इंक्लूड की जाएगी केवल और केवल 1 लाख की जाएगी, ये 50,000 मिस्टर ए की इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। लॉ ये बात कर रहा है जो ट्रांसफर की गई थी असेट उसका एक्रीशन हो जाता है, तो उस केस में जो एक्रीशन है वो ट्रांसफरी के हैंड में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि ट्रांसफरर के हैंड में। ठीक है बेटा, ट्रांसफर्ड एसेट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी गई है अगर ट्रांसफर्ड एसेट, तो उस केस में क्या होगा, यहां पे बेटा प्रोपोर्शनल किया जाएगा। देखिए, where the asset transferred directly or indirectly by an individual to his spouse are invested by the transferee in the business. Proportionate income arising from such investment is to be included in the total income of transferor. If the investment in the nature of contribution of capital, proportionate interest on capital will be clubbed in the income of transferor. देखिए क्या बात कर रहा है लॉ, कि एक इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को बेटा असेट ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और उस एसेट को जो स्पाउस है उसने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो लॉ यहां पर बात कर रहा है प्रोपोर्शनेट किया जाएगा उस बिजनेस इनकम को, और प्रोपोर्शनेट करके जो टोटल इनकम है ट्रांसफरर की उसमें ऐड कर दी जाएगी वो इन्वेस्टमेंट इनकम। और अगर इन्वेस्टमेंट जो की है स्पाउस ने वो की है बेटा इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन,
तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो क्लब किया जाएगा, प्रोपोर्शनेट क्लब किया जाएगा in the hands of transferor. Such provision has to be computed by taken into account the value of aforesaid investment as on the first day of the previous year to the total investment in the business or by way of capital contribution in a firm as a partner as the case may be by the transferee as on the day. देखिए क्या बात कर रहे हैं कि वो proportion कैसे compute किया जाएगा. देखिए लॉ बात करता है proportion की, किसको प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, जो इनकम रिसीव होगी स्पाउस के बिजनेस में. तो लिखिए बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ स्पाउस. ठीक है बेटा, बिजनेस ऑफ स्पाउस. अब देखिए बेटा क्या बात करता है लॉ. देखिए एक बार, इन्वेस्टमेंट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस और बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन. ये जो सेंटेंस है बेटा इसी में छिपा हुआ है हमारा राज. इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ स्पाउस, जितने भी इनकम रिसीव हुई स्पाउस के बिजनेस से उसे प्रोपोर्शनेट कर दीजिए. किस रेशो में प्रोपोर्शनेट करना है, जो बेटा इन्वेस्टमेंट की है स्पाउस ने, इन्वेस्टमेंट कब की है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर. ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे डिवाइड कर दीजिए. समझ आ गया बेटा. ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर इसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारी जो बुक्स में दिया हुआ है. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है बेटा, जो स्पाउस को बेटा एसेट दी गई थी उस इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर. ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है स्पाउस की वो कितनी हुई उसकी यहाँ पर बात की जा रही है. ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की. मिस्टर वैभव स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1/4/2018. मिस्टर वैभव ने बेटा अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया 1/4/18 को विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख. 5 लाख रुपए की कैपिटल उन्होंने लगाई. He incurred a loss of rupees 2 lakh during the year 1819. 1819 जो ईयर था उसमें बेटा उन्हें 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया. ठीक है, अब होता क्या है, टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजिशन हिज वाइफ मिसिज वैशाली, a software engineer, gave a gift of rupees 5 lakh on 1/4/2019. मिसिज वैशाली जो है बेटा मिस्टर वैभव की वाइफ है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उन्होंने क्या किया, मिस्टर वैभव की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 लाख रुपीस का बेटा गिफ्ट दे दिया, विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर वैभव. ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना. 1/4/19 को ही इन्वेस्ट कर दिए मिस्टर वैभव ने. ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख ड्यूरिंग द ईयर 1920. अब 4 लाख रुपए का बेटा प्रॉफिट हो गया 1920 में मिस्टर वैभव को. कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेज वैशाली फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. इफ मिसेज वैशाली गेव द सेड अमाउंट एज लोन, व्हाट वुड बी द अमाउंट टू बी क्लब्ड. 2 क्वेश्चन इसमें अराइज किए गए बेटा. पहला वो बोलते हैं कि मिसेज वैशाली के हैंड में कितनी इनकम क्लब होगी उसे बताइए. दूसरा वो पूछते हैं कि अगर मिसेज वैशाली इस अमाउंट को गिफ्ट ना देकर लोन की तरह देती तो उस केस में कितनी अमाउंट उनके हैंड में क्लब होती. तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं. आइए देखिए. तो देखिए बेटा एक बार फैक्ट्स क्या है. 1/4/18 को मिस्टर वैभव ने 5 लाख रुपीज़ लगाए बेटा बिजनेस में. ठीक है, और इस फाइनेंशियल ईयर में 18-19 में उन्हें बेटा लॉस हो गया. कितने का लॉस हो गया, रुपीज़ 2 लाख. ये लॉस हो गया. अब 1/4/19 को मिसेज वैशाली ने 5 लाख रुपीज़ दे दिए मिस्टर वैभव को, और ये 1/4/19 को ही उन्होंने इस अमाउंट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. अब इस प्रीवियस ईयर में बेटा 2019-20 में मिस्टर वैभव को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मिस्टर वैभव को प्रॉफिट हो रहा है बेटा 4 लाख रुपीज़ का. ठीक है, तो एक बार सिचुएशन समझिए बेटा. 1/4/18 कैपिटल कितनी लगी, 5 लाख. लॉस कितना हुआ बेटा, 2 लाख. तो 31 मार्च 2019 को कैपिटल क्या थी मिस्टर वैभव की, ये थी बेटा रुपीज़ 3 लाख. 3 लाख की कैपिटल थी उनके हैंड में बेटा. ठीक है, 1/4/19 को 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए गए.
सेम डे को इन्वेस्ट कर दिए गए, यानी कैपिटल कितनी हो गई 1419 को, 1419 को कैपिटल जो हो जाती है वो हो जाती है बेटा 8 लाख रुपीस की। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको, जिसमें 3 लाख जो है वो मिस्टर वैभव के हैं और 5 लाख जो है वो मिसेस वैशाली के हैं। यानी प्रोपोर्शन की बात करें तो 3/8 प्रॉफिट का वो किसे जाएगा, मिस्टर वैभव को, और 5/8 प्रॉफिट का वो किसे जाएगा, मिसेस वैशाली को। ठीक है, चलिए करिए कंप्यूट फटाफट से। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ स्पाउस, कितनी इनकम है बेटा, 4 लाख की इनकम है, 4 लाख। इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर 5 लाख हो गई बेटा इन्वेस्टमेंट, इनटू 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट है बेटा 8 लाख। 8 लाख से डिवाइड कर दें, कितना आ गया बेटा ये, 4 लाख इंटू 5/8 कितना आएगा, ये आएगा बेटा 2,50,000। 2,50,000 किसकी इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये बेटा मिसेस वैशाली की इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और जो रिमेनिंग है कितना 3/8 1,50,000 वो किसकी इनकम हो जाएगा, वो ऑलरेडी मिस्टर वैभव की इनकम में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर मिसेस वैशाली ये जो अमाउंट है ये गिफ्ट ना देकर लोन देती तो उस केस में क्या होता। तो उस केस में बेटा अगर ये बोनाफाइड लोन होता, यानी जेन्युइन तरीके से दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। मिसेस वैशाली के हैंड में कोई भी क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। साथ ही बेटा एक बात और ध्यान देना, हमने 56(2)(10) पढ़ा था, याद करिए। तो क्या 56(2)(10) अप्लाई हो जाएगा, एक पर्सन विदाउट कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है किसी दूसरे पर्सन से एनी सम ऑफ मनी, तो क्या अप्लाई होगा, आंसर इज नो, नहीं होगा। याद करिए बेटा, अगर रिलेटिव से रिसीव की जा रही है प्रॉपर्टी या एनी सम ऑफ मनी, क्या वो इंक्लूड कर लिया जाता था क्या रिसीवर के हैंड्स में, आंसर इज नो। तो इस केस में जो मिसेस वैशाली है मिस्टर वैभव की वाइफ है, रिलेटिव की डेफिनेशन में आती हैं, तो बेटा 56(2)(10) यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, सेक्शन 64(1)(7). बात की जा रही है बेटा एसेट का ट्रांसफर किया जा रहा है स्पाउस के बेनिफिट के लिए, तो उस केस में लॉ बात करता है ऑल इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन और एओपी फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सच पर्सन और एओपी विदाउट कंसिडरेशन इज इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्या बात करता है लॉ इस केस में बेटा, लॉ बताता है कि अगर इनकम अराइज हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफरर को किस एसेट से, जो एसेट उसने ट्रांसफर की है ट्रांसफरी को, तो उस केस में बेटा जितनी भी इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है ट्रांसफरर, वो वाली इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। जो बेटा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसीव नहीं करता वो क्लब नहीं होगी। ठीक है, सेक्शन 64(7) ये बात करता है। नेक्स्ट, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ। सन्स वाइफ बेटे की बहू है बेटा, उस केस में क्या क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, देखिए कैसे होंगे। इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन बाय फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, सेक्शन 64(1)(6). अब फादर इन लॉ या मदर इन लॉ दोनों में से कोई भी या दोनों क्या कर रहे हैं, एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा सन्स वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या होगा बेटा, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे जो स्पाउस के केस में थे। जो अभी हमने सेक्शन 64(1)(4) पढ़ा उसके जितने भी प्रोविजन है वो सेम अप्लाई होते हैं बेटा सन्स वाइफ पर भी। तो अगर एसेट ट्रांसफर की जा रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में जो एसेट ट्रांसफर की गई है उस एसेट से होने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफरर की टोटल इनकम में क्लब कर दी जाएगी। सेकंड पॉइंट, एसेट ट्रांसफर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ये भी बेटा सेम है जो हमने एक फॉर्मूला बनाया था अभी, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है, कोई भी चेंज नहीं। तो सिंपल जो हमने वहां पर पढ़ा वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, सेक्शन 64(1) क्लॉज 8। सिंपल जो सेक्शन 64(1)(7) है सेम प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल है बेटा, कि अगर कोई ट्रांसफर की जा रही है एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ
लेकिन ट्रांसफरर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस एसेट से बेनिफिट रिसीव हो रहा है, जितना बेनिफिट ट्रांसफरर रिसीव कर रहा है वो उसकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, और जो बैलेंस है वो ट्रांसफरी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं बेटा। नोट क्या बात करता है? वेयर एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय एनी पर्सन टू एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, the provision of section 56(2)(10) would get attracted in the hands of transferee if conditions specified thereunder are satisfied। सिंपल 56(2)(10) याद कराया जा रहा है यहाँ पर कि अगर 56(2)(10) की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में 56(2)(10) के प्रोविजन भी अप्लाई हो जाएंगे क्लबिंग के साथ। Mrs. Kasturi transferred her immovable property to ABC Company Limited subject to and condition that out of the rental income a sum of rupees 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife। Mrs. Kasturi ने बेटा अपनी immovable property ट्रांसफर की है ABC Company Limited को, और जब ट्रांसफर वो कर रही हैं तो उन्होंने एक कंडीशन लगाई है कि जो रेंटल इनकम होगी इस immovable प्रॉपर्टी से, उसमें से 36,000 पर एनम उनके जो लड़के की बहू है यानी उनकी जो सन्स वाइफ है उसके बेनिफिट के लिए यूटिलाइज की जाएगी। ठीक है, मिसेस कस्तूरी क्लेम्स दैट द अमाउंट ऑफ 36,000 यूटिलाइज्ड बाय हर सन्स वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम एज शी नो लॉन्गर ऑन द प्रॉपर्टी। एग्जामिन विद रीजंस वेदर द कंटेंशन ऑफ मिसेस कस्तूरी इज वैलिड इन लॉ। मिसेस कस्तूरी का कहना है कि ये जो 36,000 की जो अमाउंट है उनकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी की अब ऑनर नहीं है। बताइए बेटा, जो मिसेस कस्तूरी हैं क्या उनकी कंटेंशन सही है, वैलिड है लॉ के प्रोविजन में? तो याद करिए बेटा, क्लबिंग के प्रोविजन क्या बात करते हैं? क्लबिंग के प्रोविजन बात करते हैं कि जहां पर एक असेट ट्रांसफर की जा रही है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में जो ट्रांसफरर है उसकी टोटल इनकम में क्लब कर दी जाती है इनकम जो अराइज हो रही है उस असेट से। तो इस केस में देखिए बेटा, मिसेस कस्तूरी ने ट्रांसफर की अपनी इमोल प्रॉपर्टी, यहां पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ की है या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो हम इस केस में ये मानेंगे कि ये जो ट्रांसफर किया गया है वो कैसे किया गया है? इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इस वजह से ये जो 36,000 है ये मिसेस कस्तूरी की टोटल इनकम में क्लब कर दिए जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो मिसेस कस्तूरी है उनकी कंटेंशन वैलिड नहीं है। समझ आ गया बेटा? ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नोट, in order to attract the clubbing provision under section 6418, 6418 कौन सा है बेटा? जहां पर ट्रांसफर की जाती है एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ठीक है, अगर सेक्शन 6418 के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे क्लबिंग के तो किस केस में होंगे? बात कर रहे हैं द ट्रांसफर शुड बी अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। जो ट्रांसफर होना चाहिए एसेट वो कैसे होना चाहिए? इन एडिक्वेट कंसिडरेशन पर होना चाहिए। In this case, it is presumed that transfer is otherwise than for consideration and therefore clubbing provision are attracted। जो हमने बेटा assumption ली उसी की बात की जा रही है। The transfer is otherwise than for adequate, ये माना गया है इस केस में कि जो ट्रांसफ़र किया गया है वो एडिक्वेट कंसिडरेशन पर नहीं किया गया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पर किया गया है। Moreover, the provision of section 56(2)(10) will also get attracted in the hands of ABC Company Limited if stamp duty value exceeds rupees 50,000 and if the conditions specified thereunder are satisfied। बात करते हैं कि 56(2)(10) के प्रोविजन भी अट्रैक्ट हो जाएंगे एबीसी कंपनी के हैंड में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस इमोल प्रॉपर्टी की 50,000 से एक्सीड करती है और जो अदर कंडीशन स्पेसिफाई की गई है 56(2)(10) में वो भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो। If it is presumed that the transfer was for adequate consideration, the provision for section 6418 would not be attracted। अगर इस केस में बेटा ट्रांसफर एडिक्वेट कंसिडरेशन पर किया गया है तो सेक्शन 6418 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल जो हमने अजम्पशन ली थी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वही नोट में लिखा हुआ है। क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए। जैसा कि हमने बात की थी बेटा क्लबिंग चैप्टर को स्टार्ट करते समय असेसी या इंडिविजुअल क्या किया करता था? अपने स्पाउस को बेटा डाइवर्ट कर देता अपनी इनकम या अपने चिल्ड्रन को कर दिया करता था। तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन सारी जगह अप्लाई कर दिए गए हैं। इवन सन्स वाइफ है अगर
उस पर भी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई कर रखे हैं लॉ ने। देखिए अब बात करते हैं बेटा क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम। तो नंबर 1 कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें समझ लेते हैं। ऑल इनकम ऑफ ए माइनर इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट। तो जितनी भी इनकम होती है बेटा माइनर की, उसे इंक्लूड किया जाता है किसमें? उनके पेरेंट की इनकम में, या तो मदर या फादर। ठीक है। हाउएवर द इनकम डिराइव्ड बाय द माइनर फ्रॉम मैनुअल वर्क और फ्रॉम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हिज स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट। अगर बेटा माइनर को इनकम हो रही है किस वजह से? फ्रॉम हिज मैनुअल वर्क और फ्रॉम एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हिज स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस, तब उस केस में ये इनकम जो है क्लब नहीं होगी। जैसे बेटा डांस रियलिटी शोज आते हैं काफ़ी सारे टीवी पर आजकल, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डांस करते हैं, तो उस केस में बच्चों को जो इनकम हो रही है उनके स्पेशल स्किल या टैलेंट की वजह से हो रही है। तो इन केसेस में बेटा माइनर की जो इनकम है उनके पेरेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती, क्लबिंग के प्रोविजन नहीं होते। ठीक है। The income of the minor will be included in the income of that parent whose total income excluding minor's income is greater. माइनर की जो इनकम इंक्लूड की जाएगी किस पेरेंट की इनकम में इंक्लूड की जाएगी? जिस पेरेंट की इनकम हायर है। और ये इनकम हायर कैसे देखी जाएगी? माइनर की इनकम इंक्लूड किए बिना। सपोज देखिए एक माइनर है, उसकी जो मदर है वो बेटा 12 लाख रुपीज़ पर एनम कमाती हैं, फादर जो है वो 15 लाख रुपीज़ पर एनम कमाते हैं, और माइनर की जो इनकम है अदर देन दीज इनकम वो है बेटा 2 लाख रुपीज़ पर एनम। तो लॉ यहाँ पर बात कर रहा है 15 लाख जो फादर कमाते हैं उसकी इनकम में क्लब की जाएगी माइनर की इनकम। 15 + 2 17 लाख मान ली जाएगी इनकम किसकी? जो माइनर के फादर है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वंस क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम इज डन विद दैट ऑफ वन पेरेंट, इट विल कंटिन्यू टू बी क्लब्ड विद दैट पेरेंट ओनली इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। एक बार क्लब हो गई जिस पेरेंट के हैंड में इनकम, तो बेटा सब्सिक्वेंट ईयर में भी उसी पेरेंट की इनकम में क्लब की जाएगी माइनर की इनकम। The assessing officer may, however, club the minor's income with that of the other parent if after giving the other parent an opportunity to be heard, he is satisfied that it is necessary to do so. अगर बेटा पेरेंट्स जो है चेंज करना चाहते हैं इनकम, तो उस केस में उन्हें एओ को सेटिस्फाई करना होगा। एओ को अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम जो है बतानी होगी। अगर एओ को लगता है कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन हार्डशिप हो रही है, तो वो बेटा चेंज कर देगा इनकम, अदर पेरेंट की इनकम में इंक्लूड कर देगा। अदरवाइज वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसी पेरेंट की इनकम में वो क्लब होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट, वेयर द मैरिज ऑफ द पेरेंट डज नॉट सबसिस्ट, द इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इन केस बेटा अगर पेरेंट्स की जो मैरिज है वो सबसिस्ट नहीं करती, यानी अलग हो गए पेरेंट्स, अब साथ में नहीं रहते, तो उस केस में जो माइनर की इनकम है उस पेरेंट की इनकम में इंक्लूड की जाएगी जिस पेरेंट के साथ वो माइनर रहता है, यानी जो पेरेंट उसे मेंटेन करता है इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है। हाउएवर द इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U shall not be included in the hands of parent but shall be assessed in the hands of child। इन केस बेटा जो माइनर चाइल्ड है वो किसी डिसेबिलिटी से डील करता है जो सेक्शन 80U में स्पेसिफाई की गई है। सेक्शन 80U बेसिकली डिडक्शन चैप्टर में आता है बेटा, हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो उस केस में बेटा जो माइनर चाइल्ड की इनकम है वो पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं की जाएगी, चाइल्ड के हैंड में ही असेस होगी। इट मे बी नोटेड दैट द क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। लॉ बात करता है बेटा कि अगर इनकम है माइनर मैरिड डॉटर की तब भी क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब एक एग्जेम्पशन है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 प्रोवाइड कराता है। लॉ बात कर रहा है कि माइनर की इनकम जिस भी पेरेंट की इनकम में इंक्लूड की जा रही है तो उस पेरेंट को मिलेगी बेटा एक एग्जेम्पशन। 1500 रुपीज़ की उसे एग्जेम्पशन मिला करती है। तो जितनी भी इनकम इंक्लूड की गई माइनर की पेरेंट की इनकम में, उसमें से रिड्यूस कर दिए जाएंगे 1500। इन केस द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स द इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 64(1) कैपिटल ए, सच पेरेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन ऑफ 1500 इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। हाउएवर if income of any minor so includable is less than 1500 then the entire income shall be exempt। ठीक है, ये तो लास्ट वाली लाइन तो समझने की है ही नहीं।
कि अगर 1500 रुपये से कम है इनकम तो बेटा वो तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 1500 की ही एग्जाम्पशन मिल रही है और 1500 से कम की इनकम मिली है तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट। ठीक है, एग्जाम्पशन कितने बच्चों के लिए मिलेगी? लॉ बात करता है ईच माइनर चाइल्ड, जितने माइनर चाइल्ड उतने ही पर माइनर चाइल्ड 1500 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। मिस्टर ए हैज़ 3 माइनर चिल्ड्रन। देखिए 3 माइनर चिल्ड्रन हैं मिस्टर ए के, 2 ट्विंस डॉटर एंड 1 सन। 2 तो बेटा जुड़वा बेटी हैं और 1 लड़का है। इनकम ऑफ द ट्विन डॉटर्स इज 2000 पर एनम ईच एंड दैट ऑफ द सन इज 1200 पर एनम। जो ट्विन डॉटर्स हैं उनके केस में हर लड़की इनकम कितनी अर्न कर रही है? 2000 पर एनम ईच, और जो सन है वो कितने अर्न कर रहा है बेटा? 1200 पर एनम। कंप्यूट द इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। बेटा कंप्यूट करनी है इनकम किसके रेस्पेक्ट में? कंप्यूट करनी है इनकम माइनर चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में कि कितने इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर ए के हैंड में। तो जो ट्विन डॉटर्स हैं बेटा 4000 उनकी इनकम हो गई, लेस एग्जाम्पशन 1500 इंटू 2, 3000 लेस कर दिए, 1000 इंक्लूड कर लिए गए मिस्टर ए के हैंड में। नेक्स्ट माइनर सन की इनकम कितनी है बेटा? 1200। 1200 के 1200 पूरे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम्पशन मिलती है वो कितनी मिलती है? 1500 की। ठीक है, तो इस केस में जो क्लब होगी इनकम मिस्टर ए के हैंड में वो हो जाएगी 1000। चलिए बेटा बात करते हैं क्रॉस ट्रांसफर्स की। जैसा कि बेटा हमने स्टार्ट करते समय क्लास में समझा ही था कि क्लबिंग के प्रोविजन क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो जब क्लबिंग के बेटा सेक्शन बने तो लोगों ने बेटा क्लबिंग से बचने के लिए नई नई ट्रांजैक्शन ईजाद करना शुरू किया। उनमें से ही कुछ क्रॉस ट्रांसफ़र वाली ट्रांजैक्शन होती है। जैसे बेटा बात करें कि एग्जांपल की, सपोज एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए, ठीक है, और इनकी वाइफ है मिसेस ए। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ मिस्टर ए के भाई हैं बेटा मिस्टर बी, और इनकी जो वाइफ है वो है मिसेस बी। अब देखिए मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और मिस्टर बी भी मिस्टर ए को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर दोनों आपस में ट्रांसफ़र करेंगे बेटा तो क्लबिंग के प्रोविज़न लग जाएंगे। तो अब मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर ए ट्रांसफ़र कर देते हैं मिसेस बी को एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मिस्टर बी की वाइफ को कर देते हैं बेटा। और दूसरी तरफ मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर ए की जो वाइफ है मिसिस ए, उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इस केस में लॉ बात करता है ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहलाती है क्रॉस ट्रांसफ़र, और यहाँ पर भी लॉ ने बेटा क्लबिंग के प्रोविज़न अप्लाई कर रखे हैं। लॉ यहाँ पर बात करता है जो डीम्ड ट्रांसफरर होगा, डीम्ड जिसे मान लिया गया है ट्रांसफरर, उसके हैंड में बेटा इनकम क्लब कर दी जाती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बेटा प्रोविजन। इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर्स आल्सो द इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड वुड बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द डीम्ड ट्रांसफरर if the transfers are so intimately connected as to form part of a single transaction। क्रॉस ट्रांसफर के केस में बेटा जो असेट ट्रांसफर की गई है उसकी जो इनकम होती है वो डीम्ड ट्रांसफर के हैंड में असेस कर दी जाती है अगर ट्रांसफर जो है इंटीमेटली कनेक्टेड है टू फॉर्म पार्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन, यानी सिंगल ट्रांजेक्शन बन रही है और उसे घुमा फिरा के किया जा रहा है, तो उस केस में क्रॉस ट्रांसफर के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। डीम्ड ट्रांसफर के हैंड में असेट जो ट्रांसफर की गई है उसकी इनकम जो है असेस कर दी जाती है। ठीक है बेटा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी बेटा केशव जी मोरारजी केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर अपनी जजमेंट बताई थी, ऑब्जर्व किया था कि अगर दो ट्रांजैक्शन इंटरकनेक्टेड है और पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इन सच ए वे दैट इट कैन बी सेड दैट सर्किटियस मेथड वाज अडॉप्टेड। दो ट्रांजैक्शन इंटरकनेक्टेड है और उन ट्रांजैक्शन को कैसे किया गया है बेटा? सर्किटियस मेथड अप्लाई किया गया है, घुमा फिरा के ट्रांजैक्शन की जा रही है। और ट्रांजैक्शन किस लिए की गई है? टू इवेड टैक्स, टैक्स से बचने के लिए की गई है ट्रांजैक्शन, तो उस केस में वहां पर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। केशव जी मोरारजी ये केस आया था बेटा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा एक एग्जाम्पल की। मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹6 lakhs टू हिज ब्रदर्स वाइफ। मिस्टर वासुदेवन ने गिफ्ट दिया है बेटा अपनी ब्रदर्स की वाइफ को 6 लाख रुपीज़ का ऑन 14th June 2019। ऑन 12th July 2019 हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ ₹5 lakh।
12 जुलाई 2019 को क्या करता है, उसका जो भाई है मिस्टर वासुदेवन का, वो गिफ्ट कर देता है बेटा 5 लाख रुपए। किसे? मिस्टर वासुदेवन वाइफ को। मिस्टर वासुदेवन जो है उसकी वाइफ को कर देता है। द गिफ्टेड अमाउंट वर इन्वेस्टेड एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक्स बाय मिसेज वासुदेवन एंड वाइफ ऑफ मिस्टर वासुदेवन ब्रदर ऑन 1 अगस्त 2019 एट 9% इंटरेस्ट। अब मिसेज वासुदेवन ने क्या किया, जो अमाउंट मिली उसे बैंक में डिपॉजिट करके एफडी बनवा दी, और जो मिस्टर वासुदेवन का ब्रदर था उसकी वाइफ ने भी सेम ट्रीटमेंट उसने भी किया। एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वासुदेवन एंड हिज ब्रदर। बताइए बेटा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अब क्या होगा। देखिए बेटा क्या ट्रांजैक्शन बनी, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था उससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है। मिस्टर वासुदेवन वी लिख देते हैं बेटा, ठीक है, और इनकी जो वाइफ है मिसेस वी, और दूसरी तरफ मिस्टर वासुदेवन का जो ब्रदर है, ठीक है, और इनकी जो वाइफ है मिसेस बी। अब मिस्टर वासुदेवन ने 6 लाख रुपीस दिए बेटा, किसे दिए? मिसेस बी को। ये 6 लाख रुपीस दे दिए। कब दे रहा है बेटा? ये दे रहा है 14 जून 2019 को, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ मिस्टर बी जो है वो क्या करता है, वो मिसेस वी को दे देता है बेटा कितनी रुपीस? 5 लाख। और ये 5 लाख रुपीस कब दे रहा है? वो दे रहा है बेटा 12 जून 2019 को, ठीक है। अब फर्दर ट्रांजैक्शन समझिए। मिसेस वी जो है बेटा एफडी करा लेती है, इस अमाउंट की 5 लाख रुपीस की एफडी करा लेती है, और उस पर 9% पर एनम का ब्याज मिलता है। और एफडी कब हुई? 1 अगस्त 2019 को। सेम जो है मिसेस बी कराती है, एफडी करा लेती है इस अमाउंट की, 9% पर एनम का जो है इस पे इंटरेस्ट मिलता है, और 1 अगस्त 2019 को ये ट्रांजैक्शन की गई। अब बताइए बेटा क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे तो किसके हैंड में क्या किया जाएगा। अब देखिए बेटा एक क्रॉस ट्रांसफ़र का केस है, तो केशव जी मोरारजी में क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सर्किटियस मेथड अप्लाई किया गया है, जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरकनेक्टेड है और उसमें सर्किटियस मेथड अप्लाई किया गया है, तो उस केस में बेटा क्लबिंग के प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसे ही इस केस में बेटा क्लबिंग के प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगे। तो जो 9% का इंटरेस्ट मिलेगा बेटा मिसिस वासुदेवन को, वो किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? मिस्टर वी के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसकी टोटल इनकम में वो कंसिडर कर लिया जाएगा। सेम यहाँ पर होगा बेटा, मिसिस बी को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिस्टर बी की टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा क्रॉस ट्रांसफर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की। नेक्स्ट इज आर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी बेटा कन्वर्ट की जा रही है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी। यानी एक मेंबर है एचयूएफ का, उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, वो किसकी प्रॉपर्टी बना रहा है? अब एचयूएफ की बना रहा है, पूरे एचयूएफ की बना रहा है। तो उस केस में क्या होगा देखिए, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 डील करता है इस सिचुएशन के साथ। Section 64 subsection 2 deals with the case of conversion of self-acquired property into property of HUF, where an individual who is a member of HUF, एक individual है जो HUF का member है, converts at any time after 31/12/1969। डेट इतनी relevant नहीं है बेटा क्योंकि already we are in year 2020। तो लो बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो मेंबर है HUF का कन्वर्ट करता है किसी भी टाइम हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ HUF, जिसका वो क्या है? मेंबर है। तो उस केस में जो ये कन्वर्जन किया जा रहा है, ये कैसे किया जा रहा है? अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू बी टू इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। देखिए बेटा, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन के बिना किया जा रहा है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में किया जा रहा है कन्वर्जन, तो क्या होगा बेटा? जो उस प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो किसके हैंड में क्लब की जाएगी? वो उस मेंबर के हैंड में क्लब की जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? वेयर द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन पार्टीशन ईदर बाय वे ऑफ टोटल और पार्शियल पार्टीशन, द इनकम डिराइव फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी एज इज रिसीव्ड बाय द स्पाउस ऑन पार्टीशन will be deemed to arise to the spouse asset transferred indirectly by the individual to the spouse, and consequently
Such income shall also be included in the total income of individual who effected the conversion of such property. देखिए क्या बात करता है लॉ इस प्रोविजन में, लॉ बात करता है कि जहां पर कन्वर्टेड जो प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन किया जा रहा है, अगर वो टोटल पार्टीशन हो जाती है या पार्शियल पार्टीशन हो जाती है, तो उस केस में जो इनकम डिराइव होगी बेटा उस कन्वर्टेड प्रॉपर्टी से, वो किसके हैंड में इंक्लूड की जाएगी, वो इंडिविजुअल के हैंड में ही इंक्लूड की जाएगी। भले ही बेटा पार्टीशन पे उस कन्वर्टेड प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल की स्पाउस को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जो क्लबिंग होगी उस इनकम की वो इंडिविजुअल के हैंड में ही होगी। नेक्स्ट, वेयर इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 64(2), it will be excluded from the total income of the family as the case may be of the spouse of individual। देखिए लास्ट जो पॉइंट है वो क्लियर कर रहा है दोबारा कि अगर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो इंडिविजुअल की टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली गई है सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 की वजह से, तो उस केस में जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है उसकी जो टोटल इनकम है वो फैमिली की इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, ना ही जो इंडिविजुअल की स्पाउस है उसकी इनकम में कंसिडर की जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है वो इंडिविजुअल की टोटल इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट, अगर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी जो है बेटा उसका पार्टीशन होता है, टोटल पार्टीशन हो या पार्शियल पार्टीशन हो, और पार्टीशन होके जो इंडिविजुअल है उसकी स्पाउस को वो रिसीव होती है, तो उस केस में लॉ बात करता है कि जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी की इनकम है वो इंडिविजुअल के हैंड में ही इंक्लूड की जाएगी। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट फिर से क्लेरिफाई कर रहा है कि जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है एक बार उसकी इनकम इंक्लूड कर ली गई इंडिविजुअल की इनकम में एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, तो उस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो फैमिली की इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, ना ही जो इंडिविजुअल की स्पाउस है उसकी इनकम में कंसिडर की जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए इनकम इंक्लूड लॉसेस, जो बेटा एक्सप्लेनेशन 2 है सेक्शन 64 की वो बात करती है इनकम की क्लबिंग होने के साथ साथ लॉसेस की भी क्लबिंग की जाएगी। जहां पर आप क्लबिंग कर रहे हैं इनकम की, इनकेस वहां पर लॉस अराइज हो गया तो लॉ बात करता है कि अगर लॉस हुआ है तब भी क्लबिंग की जाएगी। अभी तक हमने इनकम के बारे में पढ़ा, तो एक्सप्लेनेशन 2 जो सेक्शन 64 की है वो लॉसेस को भी क्लब करने के बारे में बात करती है। ठीक है, साथ ही बेटा इस बात का भी ध्यान रखना सेक्शन 64(1) और सेक्शन 64(2) के प्रोविजन पर भी एक्सप्लेनेशन अप्लाई होती है। चलिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 61 एंड सेक्शन 64, तो लो यहाँ पर बात करता है कि बेटा की जो सेक्शन 61 है वो सिर्फ और सिर्फ रिवोकेबल ट्रांसफर पर अप्लाई होता है, और सेक्शन 64 जो है वो दोनों तरह के ट्रांसफर पर अप्लाई होता है, भले ही वो रिवोकेबल ट्रांसफर हो या इररिवोकेबल ट्रांसफर हो। चलिए नोट की बात करते हैं, नोट पढ़ते हैं। इट मे बी नोटेड दैट क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड, हाउएवर income arising on accretion of income arising from transfer asset would not be clubbed except in case of minor child। तो नोट यहाँ पर बात करता है बेटा कि जो क्लबिंग के प्रोविजन है वो बेटा अट्रैक्ट हो जाते हैं जहां पर असेट ट्रांसफर की जाती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, और हमने बेटा एक प्रोविजन पढ़ा था कि जो ट्रांसफरर एसेट है अगर उसका एक्रीशन होता है, याद करिए डिबेंचर ट्रांसफर किए थे इंडिविजुअल ने अपनी वाइफ को, और फिर डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से वाइफ ने क्या कर लिया था, अदर डिबेंचर खरीद लिए थे, और वो जो अदर डिबेंचर्स थे उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, ये हमने पढ़ा था। तो लॉ यहाँ पर बात कर रहा है जो इनकम अराइज हो रही है ऑन एक्रीशन ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर एसेट्स, इसके जो प्रोविजन है बेटा वो माइनर पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, माइनर चाइल्ड के केस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, अदरवाइज देन माइनर चाइल्ड तब एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे डिबेंचर वाला जो एग्जाम्पल था, अगर उस केस में इंडिविजुअल की वो वाइफ ना होकर कौन होती, माइनर डॉटर होती, तो उस केस में जो अदर डिबेंचर पर इंटरेस्ट बेटा 50,000 का वो भी इंक्लूड कर लिया जाता इंडिविजुअल की इनकम में। लो यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है, साथ ही एग्जाम्पल दिया गया है, देख लेते हैं एग्जाम्पल भी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ट्रांसफर डिबेंचर ऑफ 50,000 कैरिंग 10% इंटरेस्ट टू हिज वाइफ। डिबेंचर का ही एग्जाम्पल इन्होंने दिया बेटा कि मिस्टर ए ने ट्रांसफर किए हैं डिबेंचर 50,000 के, जिन पर 10% का इंटरेस्ट मिलता है अपनी वाइफ को। द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,000 वुड बी क्लब्ड
इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, जो इंटरेस्ट है 5000 का वो बेटा क्लब कर दिया जाएगा मिस्टर एक्स के हैंड्स में. हाउएवर इन केस ऑफ हिज वाइफ डिपॉजिटेड 5000 इन फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 8%, interest income of 400 arising on FDR would not be clubbed in the hands of X. अगर मिस्टर एक्स की जो वाइफ है वो 5000 रुपीज़ को डिपॉजिट करा देती है फिक्स डिपॉजिट्स में एट द रेट ऑफ 8%, तो उस केस में जो इंटरेस्ट इनकम होगी 400 रुपीज़ की इन FDR पर वो क्लब नहीं होगी मिस्टर एक्स के हैंड्स में. ये बात करता है लो. लेकिन अगर वाइफ की जगह यहाँ पर उसका कोई माइनर चाइल्ड होता बेटा तो ये 400 भी मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर लिए जाते. ठीक है, समझ आ गया. अब इस चैप्टर को बेटा अच्छे से ध्यान से पढ़िए. प्रोविज़न बहुत ही इजी है इस चैप्टर के, लेकिन ध्यान से ना पढ़ने की वजह से गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स. तो आप अच्छे से पढ़िए. डिटेल में हमने समझा ये चैप्टर. बहुत ही आसान चैप्टर है. 2-3 बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जहाँ पर असेट ट्रांसफ़र की जाती है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. इनएडिक्वेट माइंड में आपके ध्यान आना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए कि इनएडिक्वेट का नाम आ गया यानी अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होने चाहिए. आपको ये ध्यान आना चाहिए, यानी क्लबिंग है. अब मैं केसेस देखता हूँ कौन कौन से हैं. ठीक है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र का नाम आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए. हाँ, क्लबिंग के प्रोविजन होंगे. ठीक है, माइनर चाइल्ड है तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 वो आपको ध्यान आनी चाहिए. ये बातें ध्यान कैसे आएंगी बेटा? ये बातें ध्यान आएंगी कंसेप्ट को पढ़ने से, कंसेप्ट को ध्यान से समझने से. ठीक है बेटा, जितनी बार आप कंसेप्ट पढ़ेंगे उतनी बार आपको रिवाइज हो जाएगा, उतनी बार याद हो जाएगा. आपके कंसेप्ट बेटा टिप्स पे हो जाएगा, और जब कंसेप्ट आपके टिप्स पे हो गया तो इस बात की गारंटी है कि आपको एग्जामिनर रोक ही नहीं सकता फिर एग्ज़ाम क्लियर करने से. ठीक है बेटा, तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास. अब आप करिए इसका रिवीजन. इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353. तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.